हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर में। और दोस्तों, दो पार्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हमारा पार्ट होगा तीसरा पार्ट होगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी जो पढ़ने पढ़ाने की जो महफिल चली हुई है, इसमें हमारा संविधान चला हुआ है। और संविधान का तीसरा पार्ट लेकर मैं आपके सामने फिर एक बार हाजिर हूँ। तो भाग 3 में हम पढ़ेंगे आज आगे का टॉपिक। दूसरे भाग में हमने पढ़ा अनुसूचियों के बारे में। जैसा आप सभी जान गए होंगे कि कितनी अनुसूची थी, कैसे कैसे हमने अनुसूचियों के बारे में बात की। तो यहाँ पे हम भाग 1 को आज हम यहाँ पे पढ़ना चालू करते हैं कि भाग 1 में क्या लिखा हुआ है या किस चीज़ का वर्णन किया गया है। तो भाग 1 में दोस्तों भारत के राज्य व संघ का वर्णन किया जाता है। जो अनुच्छेद या आर्टिकल 1 से लेके 4 तक कवर करते हैं, जो अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक कवर करते हैं, ये होंगे भारत के राज्य व संघ 1 से 4। तो दोस्तों, इसमें मेन टॉपिक जो होगा भाग 1 को हम इसमें पढ़ेंगे और अनुच्छेद पढ़ेंगे इसमें हम 4। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ आर्टिकल 1 की, यानी कि अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है। तो अनुच्छेद 1 में जो वर्णन किया गया है वो किया गया है भारत राज्यों का संघ क्षेत्र है। भारत राज्यों का संघ क्षेत्र है, यानी कि जो भारत है राज्यों से मिलके बना है। भारत क्या है? राज्यों का संघ क्षेत्र है, मिलके बना है भारत। किससे? राज्यों से। आर्टिकल 2 की मैं बात करूं तो 2 की बात करते हैं नए राज्यों का निर्माण। नए राज्यों का निर्माण। दोस्तों, यदि मैं बात करूं कि अनुच्छेद 2 में किसका वर्णन किया गया है, तो इसमें वर्णन किया गया है नए राज्यों के निर्माण का। तो नए राज्य जो बनते हैं हमारे, उनका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 2। आर्टिकल 3 की मैं बात करूं तो नए राज्यों के नाम व क्षेत्रों में परिवर्तन। नए राज्यों के नाम व क्षेत्रों में परिवर्तन। दोस्तों, एक बात आपको इसमें ध्यान रखनी होगी कि हमने यहाँ पे लिखा नए राज्यों का निर्माण। अनुच्छेद 2 में और 3 में बहुत कम डिफरेंस है देखने में या लिखने में, जिसमें हम इनके बारे में बहुत कम जान पाएंगे कि इसका मामला है क्या, दूसरे का और तीसरे का क्या मामला है। तो मैं आपको बताता हूँ सिंपल भाषा में बिल्कुल। नए राज्यों का निर्माण का मतलब ये होगा कि जो एरिया भारत का है, जो क्षेत्रफल भारत का है, और क्षेत्रफल के अंदर का कोई स्टेट है और उसमें से 2 स्टेट बनने हैं, तो उसमें से नए राज्य का निर्माण होगा। नए राज्य का निर्माण होगा जो भारत के अंदर ही होगा। जैसे कि मैं बात करूं सबसे लास्ट में आंध्र प्रदेश, सबसे पहले जो हमारा आंध्र प्रदेश राज्य है लास्ट में, तो उसमें से एक नए राज्य का निर्माण हुआ जिसका नाम था तेलंगाना। तो आंध्र प्रदेश से हटाकर तेलंगाना को बनाया गया, जो अलग से बनाया गया है। तो एरिया किसका था? एरिया तो दोस्तों ये भारत का ही था। किसका था? भारत का। तो भारत के इलाके में से या भारत के एरिया में से ही आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को निकाला गया। हमारा ऐसा नहीं है कि हमने ज़मीन को बाहर से लिया, यानी कि जो भारत की जो बाउंड्री लाइन है या तटीय सीमा है, उसके बाहर से हमने कोई भी इलाका नहीं लिया। लेकिन यदि बात की जाए 3 की, तो नए राज्यों के नाम व क्षेत्रों में परिवर्तन। तो यहाँ पे किसी राज्य का यदि कोई नाम बदलना है तो बदल सकते हैं, या क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं। परिवर्तन कैसे होगा? बाहर के इलाकों से। जैसे फॉर एग्जांपल हम आज भारत के अंदर निवास करते हैं और हमारा कोई डिस्प्यूट हो जाता है नेपाल के साथ या भूटान के साथ या म्यांमार के साथ, या फिर मैं कहूँ पाकिस्तान और या फिर बांग्लादेश के साथ। यदि उसके क्षेत्र पर हम कब्जा करें उसके क्षेत्र पर, तो उसका क्षेत्र भी किसका हो जाएगा? हमारा। जब उसका क्षेत्र भी हमारा हो जाएगा भारत का, तो उसकी ज़मीन किसकी होगी? हमारी होगी भाई, नेचुरल सी बात है, हमारी होगी। तो वहाँ के जो
लोग हैं वो किसके होंगे, वो भी इंडिया के होंगे, तो जमीन भी किसकी होगी, इंडिया की। तो वहां भी हमारे राज्यों का डंका बाजेगा, या तो उस क्षेत्र को अपने किसी राज्य में हम इन्वॉल्व करेंगे या उस क्षेत्र को किसी अलग राज्य का नाम देंगे। तो ये थे दोस्तों 3 अनुच्छेद, भाग 1 के 3 इंपोर्टेंट अनुच्छेद हैं। एक में क्या लिखा है, भारत राज्यों का संघ क्षेत्र है, 2 में नए राज्यों का निर्माण और 3 में नए राज्यों के नाम व क्षेत्रों में परिवर्तन। आशा करता हूं तीनों आपकी समझ में अच्छी तरह से आए होंगे। भाग अनुच्छेद 4 की मैं बात करता हूं तो अनुच्छेद 4 इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। यदि इन दोनों 2 और 3 के बीच में यदि कोई डिस्प्यूट या विवाद पैदा होता है तो मामला कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। मामला कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। यदि अनुच्छेद 2 और 3 में राज्य के निर्माण या क्षेत्र या नाम में परिवर्तन होने में यदि कोई डिस्प्यूट या विवाद बनता है तो मामला सीधा जाएगा सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट इस बात के लिए बाध्य है कि इनका वो सॉल्यूशन करेगा। तो दोस्तों भाग 1 को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे और अब हम चलते हैं भाग 2 की तरफ। भाग 2 में वर्णन किया गया है नागरिकता का। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नागरिकता यहाँ पे होती क्या है। नागरिकता यहाँ पे क्या होती है, नागरिकता का मतलब है सिटीजनशिप, यानी कि जो व्यक्ति भारत में निवास कर रहा है, जो व्यक्ति भारत में निवास कर रहा है वो भारत का नागरिक होगा, वो भारत का नागरिक होगा। ऐसा नहीं है कि कोई विदेश से भारत में घूमने आया और है वो अमेरिकन, वीजा बनवा के भारत में घूमने के लिए आया है तो वो भारत का नागरिक नहीं होगा, वो भारत का नागरिक नहीं होगा। यदि वो नागरिकता भारत की लेना चाहता है तो उसे भारत की नागरिकता मिल सकती है। ये ऑफिशियल सी बात है कि वो भारत की नागरिकता को ले सकता है, लेकिन कुछ हमारी टर्म एंड कंडीशन है, उन्हें उसे पूरा करना होगा। तो दोस्तों थोड़ी सी मैं बात बता दूं आपको, जो नागरिकता है ये नागरिकता भारत की कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से। भारत में जो नागरिकता है वर्तमान में भारत की नागरिकता कैसी है, एकल नागरिकता। भारत की नागरिकता की यदि बात की जाए तो सिंगल सिटीजनशिप हमारे देश में है। दोहरी नागरिकता का प्रोविजन हमारे देश में बिल्कुल भी नहीं है। पहले एक अपवाद था, पहले एक अपवाद था, एक्सेप्शन था, और ये पहला अपवाद क्या था, ये था जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर पहले एक्सेप्शन था लेकिन आज नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को अब धारा 370 से अलग कर दिया गया है, और जब से धारा 370 हटी है तो यहाँ से दोहरी नागरिकता का प्रावधान भी हटा दिया गया। यहाँ पे पहली दोहरी नागरिकता होती थी दोस्तों, पूरे भारत में एकल नागरिकता और एक अकेले जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता थी, लेकिन जो आज हट चुकी है। तो भारत में एकल नागरिकता है, ब्रिटेन से ली गई है। नागरिकता प्राप्त करने के नियम, नागरिकता प्राप्त कैसे की जा सकती है। जो भारत की नागरिकता है उसे प्राप्त करने के 5 नियम हैं, जो हमारे संविधान में बिल्कुल लिखे हुए हैं। 5 नियम, यानी कि भारत की नागरिकता को 5 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। नंबर 1 है जन्म से, जिसका जन्म भारत में हुआ 26 जनवरी 1950, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, उसके बाद किसी व्यक्ति का जन्म भारत में होता है तो वो जन्म से भारत का नागरिक कहलाएगा। नंबर 2 वंशानुगत, वंशानुगत का मतलब होगा दोस्तों यहाँ पे सॉरी, जिसके पूर्वज भारत में रहते हों, जिसके पूर्वज पहले से ही भारत में रहते हों, उसका जन्म भारत में हुआ हो, वो भी वंशानुगत तरीके से भारत का नागरिक कहलाएगा। नंबर 3 की मैं बात करूं तो पंजीकरण द्वारा, यानी कि यदि किसी व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन भारत में किया जाए, कोई व्यक्ति मान लो एग्जाम्पल अमेरिका, ब्रिटेन या कहीं से भी भारत में आता है, और वो हमें अपना पंजीकरण रजिस्ट्रेशन दिखाता है कि जी मैंने अमेरिका की नागरिकता छोड़ के भारत में आया हूँ और मैं भारत की नागरिकता लेना चाहता हूँ, तो उसे हमारे यहाँ 7 साल निवास करने की जो एबिलिटी हमारे इंडिया की वो दिखानी होगी। जैसे 6 महीने थी पहले, उसको डिजॉल्व करके 7 साल
किया गया है तो वो उसे दिखाएगा और उसके आधार पर हम उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और इन्वेस्टिगेशन के बाद हम उसे पंजीकरण द्वारा नागरिकता देंगे और वो भारत का नागरिक कहलाएगा। नंबर 4 होगा यहाँ पे देशीयकरण। देशीयकरण, तो देशीयकरण की मैं बात करूं यहाँ पे, तो देशीयकरण क्या होगा, जैसे भारत का कोई भी व्यक्ति बाहर की किसी भी लड़की से शादी करता है, विदेश की किसी लड़की से शादी करता है, या भारत की कोई लड़की विदेशी लड़के से शादी करती है और वो लड़का यहाँ पे रहता है इंडिया के अंदर, और उनके जो बच्चे हमारे यहाँ पे पैदा होंगे तो वो भी क्या होंगे, वो भी भारत के नागरिक कहलाएंगे। और उन्हें जो नागरिकता मिली है वो किस आधार पर मिली है, देशीयकरण के आधार पे। और नंबर 5 की मैं बात करूं तो नंबर 5 में होगा भूमि विस्तार द्वारा। भूमि विस्तार द्वारा का मतलब दोस्तों, जैसे आपने अभी यहाँ पे समझा था कि यदि जो हमारे पड़ोसी देश हैं हम उन पर अपना अधिकार जमाएं तो वहाँ की जो ज़मीन है वो इंडिया की ज़मीन होगी, और वहाँ की जो पब्लिक है या जनता है वो भी कहाँ की होगी, वो भी अपने इंडिया की होगी। जब वो पब्लिक अपने इंडिया की होगी तो भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक उनको इन्फोर्स हो जाएगी, क्योंकि वो ज़मीन या इलाका हमारा हुआ तो नागरिकता भी उनको हमारी इन्फोर्स होगी। जब हमारी नागरिकता उनको इन्फोर्स होगी तो किस आधार पे होगी, भूमि विस्तार के द्वारा, क्योंकि भूमि हमारी जो ज़मीन है इंडिया की उसका विस्तार हुआ, उसका विस्तार होने के साथ साथ ही उन्हें भारत की नागरिकता दे दी गई। तो इस प्रकार से भारत की नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है 5 प्रकार से। यदि बात आती है नागरिकता को छोड़ने की, ये तो हमने की प्राप्त, यदि बात आती है नागरिकता को छोड़ने की तो भारत की नागरिकता को कितने प्रकार से छोड़ा जा सकता है, तो स्क्रीनशॉट आप एक बार ले लीजिए और फिर हम चलते हैं आगे दोस्तों। इसके जो भारत की नागरिकता है उसे हम प्राप्त कर सकते हैं 5 प्रकार से और छोड़ सकते हैं तो 3 प्रकार से। छोड़ सकते हैं तो 3 प्रकार से, प्राप्त कर सकते हैं तो 5 प्रकार से। यदि मान लो हमें नागरिकता छोड़नी है, नागरिकता भारत की छोड़नी हो किसी को, तो कितने प्रकार से भारत की नागरिकता को छोड़ा जा सकता है, तो इसके प्रकार होंगे दोस्तों 3 प्रकार से भारत की नागरिकता को छोड़ा जा सकता है। नंबर 1, स्वयं त्याग पत्र दे। सबसे पहला मामला क्या होगा कि कोई व्यक्ति भारत को छोड़कर जाना चाहता है और बाहर कहीं निवास करना चाहता है किसी अन्य देश में, तो भारत की नागरिकता उसे छोड़नी होगी और छोड़कर वो कहीं भी विदेश में जाके अपनी शरण ले सकता है या वहाँ की नागरिकता ले सकता है। नंबर 2 है दोस्तों पंजीकरण फर्जी होने पर। हमने जांच की और जांच में पाया कि जिस बंदे को भारत की नागरिकता दी गई पंजीकरण के आधार पर, उसका पंजीकरण तो बाद में फर्जी या फ्रॉड निकला, वो तो एक फ्रॉडी इंसान था, तो उसकी नागरिकता को हम क्या कर देंगे, भारत से रद्द कर देंगे, उसे भारत से भी निष्कासित किया जाएगा, क्योंकि उसका जो पंजीकरण था वो फ्रॉड था और वो भारत का नागरिक अब नहीं माना जाएगा। नंबर 3 दोस्तों लगातार 7 वर्ष बाहर रहने पर। कोई व्यक्ति लगातार 7 साल बाहर रहता है तो इंडिया का क्या प्रोविजन है यहाँ पे कि इंडिया उस व्यक्ति को 7 साल बाद मृत घोषित कर देता है कि व्यक्ति हमारे हिसाब से अब एक्सपायर नल एंड वॉइड हो चुका है, यानी कि डेड है इंसान। तो 7 वर्ष बाद उसकी नागरिकता अपने आप हमारे इंडिया से समाप्त मानी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने नागरिकता का जो टॉपिक है उसको भी कवर किया है और भाग 1 और भाग 2 को हमने पढ़ा है। नेक्स्ट जो भाग है हम आगे भाग 3 को पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी वो बहुत ही बेहतरीन क्लास होगी,
बेहतरीन क्लास होगी हमारी, उसमें हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में। दोस्तों मौलिक अधिकार की कम से कम हमारी 2 वीडियो बनेंगी, क्योंकि मौलिक अधिकार का टॉपिक थोड़ा सा लंबा होगा, जिसमें हम भाग 3 से स्टार्टिंग करेंगे। तो भाग 2 को आज हमने पढ़ लिया है, 1 और भाग 2। भाग 2 में हमने नागरिकता के बारे में जाना और 1 में जाना हमने संघ और राज्यों के बारे में। तो दोस्तों मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें होंगे हमारे मौलिक अधिकार, और उस वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें। भाग 4 से हमारा शुभारंभ होगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।